आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। चलिए आज पुनः संस्कृत, आज हम कारक को पर्पस बनाते हुए संस्कृत अनुवाद देखेंगे ताकि हमारा कारक का भी वो रिवाइज हो जाए और हमें अनुवाद भी आ जाए। तो आइए, स्वागतम है आप सबों का। चलिए हम कक्षा की ओर आगे बढ़े। हम्म तो कल हम लोगों ने कुछ शुद्ध कारक विभक्ति को देखा था। आज पुनः हम लोग देखेंगे। तो आइए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? अधि अधिसिंग स्था साम कर्म। इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अधिसिंग स्था साम कर्म। यहाँ ये देखें कि अधि क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है, इस सूत्र का अर्थ है कि अधि उपसर्ग पूर्वक कहीं पे सिंह धातु, स्था धातु या आस धातु हो तो वहां पे कौन सी विभक्ति होगी बताइए। अधि उपसर्ग है, सिंह धातु है, सिंह सोना, ठीक है। स्था मने ठहरना। आस क्या होता है? बैठना। आस मतलब बैठना। तो इन तीन धातुओं में जहां जहां अधि उपसर्ग हो वहां पे कौन सी विभक्ति लगेगी बताएं। देखिए, भूपति ही डैश अध्यासते, ठीक है। क्या है? भूपति ही रिक्त स्थाने अध्यासते। और दूसरा उदाहरण क्या है? हरि ही डैश उपवसति। तो हमने हमने आपको कहा कि अधि उपसर्ग पूर्वक जहाँ भी सिंह, स्था या आस धातु हो उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, मैंने आपसे पूछा। तो आइए उदाहरण की ओर, आंसर की ओर चले, उत्तर की ओर। तो नियम है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था और आस धातु जहाँ रहे उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिंहासनम, सिंहासनी, और एक क्या दे दे? सिंहासना। तीन है। तो बताइए क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा द्वितीय विभक्ति सिंहासनम। तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। क्यों हुआ? किस सूत्र से हुआ? अधि सिंहस्था। अधि मतलब क्या होता है? अधि उपसर्ग है, सिंह, स्था, आस। ये तीन धातुएं जहाँ पे रहेगी अधि उपसर्ग पूर्वक उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अगर यहाँ पे अधि उपसर्ग पूर्वक या कोई उपसर्ग नहीं रहे तो वहां पे आधारो अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति होगी। यह स्पष्ट रखेंगे, ठीक है। यदि कोई उपसर्ग नहीं होगा तो आइए एक हम लोग ना क्या करते हैं, अन्य सूत्र की ओर भी चलते हैं। हरि डैश उपवसति। तो मंदिरे, मंदिरम या मंदिर,
चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होनी चाहिए इस नियम की वजह से? यहाँ पे मंदिरम, ये वाला शुद्ध हो जाएगा, तो मंदिरम ऐसा हम यहाँ पे कर लेंगे। और नहीं, अगर यहाँ पे उप उपसर्ग नहीं होता तो हरि ही मंदिरे वसति, हरि मंदिर में रहते हैं, ऐसा क्या हो जाता? ऐसा नियम बन जाता। अब क्या है? अब हम लोग एक देखते हैं, एक सूत्र है हम लोगों का, क्या है? अभितः, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे का विभक्ति भवति? अभितः परितः समयानिक्साः प्रतियोगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझे। क्या है? विद्यालय के चारों तरफ वृक्ष है। सबसे पहले हम इसका देख ले, क्या है? आ, अभितः अर्थात दोनों ओर, इसका क्या हो जाएगा? चारों ओर। समया का क्या हो जाएगा? पास, समया अर्थात समक्ष या निकट, निकट। ठीक है, इसका भी मतलब हो जाएगा निकट। इसका मतलब क्या होगा? धिक्कार के योग में, धिक्कार, जिसके प्रति हम बोलेंगे अरे उस धूर्त को धिक्कार है, अरे उस व्यक्ति को धिक्कार है। ठीक है, मुझे अपने आप पे धिक्कार है, तो इसके योग में क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? धिक्कार, हा अर्थात धिक्कार के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गांव के चारों ओर वृक्ष है, वृक्ष है। तो क्या बनेगा बताइए इस नियम से? गांव के, यहाँ तो वैसे देखिए षष्ठी विभक्ति, काके की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, लेकिन नहीं। इस नियम के तहत अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगे, इस नियम से क्या लग जाएगा? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ग्रामम, चारों ओर का क्या हो जाएगा? परितः, ग्रामम परितः क्या हो जाएगा? वृक्षाः सन्ति, क्या हो जाएगा? ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, इसी तरह अन्य उदाहरण की भी और हम चलते हैं। नगर के निकट उद्यान है। क्या है? नगर के निकट उद्यान है। ठीक है, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? नगरम, नगरस्य नहीं होगा। आप किस नियम के तहत होगा? अभितः परितः समयानिक्सा नियम के तहत हम क्या करेंगे? नगरम में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, न कि षष्ठी विभक्ति के को देख के लगाएंगे। तो नगरम, नगर के निकट, नगरम निक्सा, निकट का क्या बताया था हमने? निक्सा उद्यानम अस्ति। तो
अन्य बहुत सारे उदाहरण भी हैं, परंतु हम अ, आप सभी दो दो तीन तीन उदाहरणों को सिद्ध करेंगे। स्वसिद्धि से ही अधिक समझ में आएगा। तो अभी हम इतने पे ही क्लास को रखते हैं। पुनः हम एक नए अनुवाद सीरीज सीरीज के साथ आप सबों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।